नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन सीरीज में। आज हम लेकर आए हैं टॉप 500 मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू का दूसरा सेट, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी, बीएसएससी, एसडीओ, टेट, ठीक है, पुलिस, रेलवे आदि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह शानदार सेट। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ इस सीरीज के साथ ज़रूर जुड़िए, ठीक है। इस प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना की थी? अगर इसका आंसर आपको पता है फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको पॉज कीजिए और आंसर पहले डाल दीजिए कमेंट में, उसके बाद इसको देखिएगा। ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज। तो फ्रेंड्स, ज्योतिबा फुले दरअसल एक महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे और इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, क्योंकि उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, स्त्रियों का जो उत्पीड़न होता था, समाज में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच का जो व्यवहार होता था, उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है, सत्यशोधक समाज। इन्होंने स्त्रियों के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए 1848 ईस्वी में सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था की थी, यानी स्कूल खोला था इन्होंने। आइए इनके बारे में कुछ और पॉइंट जान लीजिए। जैसे ज्योतिराव गोविंद राव फुले इनका पूरा नाम था और 1873 में, जैसे कि अभी हमने बताया आपको, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य जाति भेद, अंधविश्वास और स्त्री उत्पीड़न को समाप्त करना था। यह समाज सामाजिक समानता और शिक्षा के प्रचार पर केंद्रित था। उसके बाद सावित्रीबाई फुले जो इनकी पत्नी थी, इन्होंने भी इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी और इस संगठन ने समाज सुधार आंदोलनों की नई दिशा दी थी। अगला क्वेश्चन है, 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल वह क्रांतिकारी जिन्हें फांसी दी गई थी। तो फ्रेंड्स, 1925 का जो काकोरी कांड हुआ था, यहाँ लखनऊ के पास एक काकोरी स्टेशन था, वहीं पर हुआ था, ठीक है। और यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने मिलकर यह घटना को अंजाम दिया था। और इसमें दरअसल क्या हुआ था कि सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में कुछ धन था, उसको इन्होंने लूट लिया था, जिसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी। तो इसका सही उत्तर बी होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और यह धन किस लिए लूटा गया था? तो आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि यह धन किस लिए लूटा गया था? तो जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसको संचालन करने के लिए यह धन लूटा गया था। इनके बारे में कुछ और पॉइंट देख लीजिए। जैसे 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन से सरकारी धन लूटा गया और यह घटना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की योजना का हिस्सा थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है 1924 ईस्वी में कानपुर में हुई थी और इसके स्थापना में जो राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों का योगदान था, ठीक है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी आदि शामिल थे और अंग्रेजों ने बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी थी। यह घटना क्रांतिकारी आंदोलन की एक प्रमुख प्रेरणा बनी थी। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलवी अहमदुल्ला शाह, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। इन्होंने 1929 ईस्वी में उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत था, जो पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान के बीच का जो इलाका था, वहाँ पर इन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो था ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करना था, अहिंसक रूप से, ठीक है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट देख लीजिए। जैसे 1929 में इस आंदोलन की स्थापना हुई और रेड शर्ट मूवमेंट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस आंदोलन में जो आंदोलनकारी शामिल होते थे वे लाल कमीज पहनकर इसमें शामिल होते थे, इसलिए इस आंदोलन को रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी यानी फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है और उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत पर कार्य किया, महात्मा गांधी के
एक तरह से कह सकते हैं कि महात्मा गांधी को इन्होंने फॉलो किया था। इसका उद्देश्य पठानों को शिक्षित और संगठित कर स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? आपके ऑप्शन है 1930, 1931, 1932 और 1935। तो गांधी इरविन समझौता फ्रेंड्स 1931 में हुआ था, 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। और यह समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो यहाँ गांधी जी और उस समय का जो वायसराय था भारत का, इरविन, उसके बीच यहाँ समझौता हुआ था। और इस समझौता का मुख्य उद्देश्य था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय चल रहा था उसको स्थगित करना, और जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, ठीक है, उसमें कांग्रेस को शामिल करना, क्योंकि कांग्रेस 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें शामिल नहीं हुई थी, कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया था, तो इसलिए यह समझौता हुआ। तो 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी ब्रिटेन गए थे, ठीक है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था। सॉरी, तो 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें 30 और 32 में कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं गया था। 31 में गांधी जी गए थे, और यही समझौता जो 5 मार्च 1931 में हुआ था उसी के तहत, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 20 का सही उत्तर होगा 1931। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट देख लीजिए। जैसे 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच यहाँ समझौता हुआ। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने पर सहमति दी थी और स्थगित भी कर दिया गया था कुछ समय के लिए। बदले में अंग्रेजों ने राजनैतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया था, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद है, गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मिल गई, और यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या सुचिता कृपलानी? तो फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, 20 का सही उत्तर होगा। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी जब 1925 ईस्वी में जो कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 40वां अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। 1947 में उन्हें उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया, और वे कवयित्री और राष्ट्रवादी थीं, और उन्होंने महिला अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि प्रणाली यानी सब्सिडियरी अलायंस किसने लागू की थी? सहायक संधि प्रणाली यानी सब्सिडियरी अलायंस किसने लागू की थी? कई बार एग्जाम में, परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा बी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली उस समय बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर जनरल था। 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था, और इसने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। इससे भी पहले एक और शख्स था जिसने इसका प्रयोग किया था सहायक संधि प्रणाली की, तो वह था डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। लेकिन लागू करने की अगर बात होगी तो सहायक संधि प्रणाली को लागू लॉर्ड वेलेजली ने किया था, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली होगा। और इसको इसको जो स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य था वह था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। इसने 1798 ईस्वी में सबसे पहले इस नीति को स्वीकार किया था, और इस नीति को प्रारंभ हुआ था, कब किया गया था? 1798 में। भारतीय राज्यों को अंग्रेजों की सुरक्षा में रहना पड़ता था। इसमें क्या होता था? सहायक संधि प्रणाली में मान लो कोई स्टेट यहाँ का राजा होगा, ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते थे कि इस जो स्टेट होता था या राज्य जिसको कहते हैं, राज्य की पूरी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज सेना पर छोड़ देता था, कि अंग्रेजी सेना यहाँ की पूरा जिम्मेदारी ले लेता था, कि यहाँ की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अंग्रेजी सेना पर कर दी जाती थी। और अंग्रेजी सेना जो यहाँ पर रहता था उसका खर्चा भी इस स्टेट से यानी राजा से वसूला जाता था, और यहाँ पर इस राजा पर यह संधि के अनुसार यह थोप दिया जाता था कि बिना अंग्रेज अधिकारी से वार्ता किए कोई भी किसी दूसरे राज्य से यह संधि नहीं कर सकता है, ठीक है। और धीरे धीरे इस स्टेट को यानी राजा को पंगु बनाकर इसको हड़प लिया जाता था। मेन मकसद यही था, ठीक है। राज्य को ब्रिटिश सेना के लिए भुगतान करना होता था, और यह नीति भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने का साधन बनी। और सबसे पहले 1798 में हैदराबाद ने इस नीति को लागू किया, ठीक है, स्वीकार किया, एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद तंजौर,
अवध ने भी इसे स्वीकार किया था, मैसूर स्वीकार किया था। लेकिन एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसने स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? आपके ऑप्शन है नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी फ्रेंड्स। 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से यह संबोधन किया था और उन्होंने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। इससे गांधी जी के प्रति उनके सम्मान की भावना प्रकट होती है और बोस और गांधी जी के विचार अलग अलग होने पर भी पारस्परिक आदर था एक दूसरे के लिए, और इसके बाद गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? आपके ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड या 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। और काकोरी जो अभी हमने पढ़ा 1925 में। तो यहाँ क्वेश्चन है किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी को हुआ था यह घटना, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में एक चौरी चौरा नाम का स्थान है, वहीं पर कांड हुआ। और इस कांड के तहत क्या हुआ कि वहाँ पर एक थाना था, उसमें 22 पुलिसकर्मी थे और उस थाना को आग लगा दिया गया था। जो आंदोलनकारी थे उड़ हो गए और एक थाना को आग लगा दिए चौरी चौरा में, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर के जल कर मर गए, ठीक है। उसी के तहत क्या हुआ कि गांधी जी 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए और उस समय गांधी जी बारदोली में थे, यानी गुजरात में थे। उसके बाद क्या हुआ कि 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा दी गई गांधी जी को, और स्वास्थ्य कारणों से 5 फरवरी 1924 को फिर से इनको रिहा कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में गरीबी और आर्थिक शोषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भारत में गरीबी और आर्थिक शोषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन है आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, नेहरू और गांधी। तो भारत में गरीबी और आर्थिक शोषण के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया था, यानी धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में इसको यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ को समझाया था इन्होंने। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन भारत का धन इंग्लैंड भेजता है और यहाँ आर्थिक शोषण का वैज्ञानिक विश्लेषण था। इससे भारतीयों में आर्थिक चेतना का उदय हुआ, ठीक है। एक और पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने 1906 ईस्वी में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। जो 1906 में कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उस समय सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1886 में, 1893 में यह लाहौर में हुआ था, 1893 वाला, 1886 में कलकत्ता में हुआ था, और एक 1906 में जो कलकत्ता में हुआ था। 3 अधिवेशनों की इन्होंने अध्यक्षता की थी और सबसे पहले स्वराज शब्द के बारे में इन्होंने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या नाना साहब? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था फ्रेंड्स। बेगम हजरत महल लखनऊ में थी उस समय, और बेगम हजरत महल जो थी वह जो अवध का नवाब, जो अंतिम नवाब था, वाजिद अली शाह उनकी पत्नी थी, ठीक है। और 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़प लिया था। इसके कारण बेगम हजरत महल ने 1857 में लखनऊ से इसके विद्रोह का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो यह झांसी से नेतृत्व की थी, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत लाया था डलहौजी, उसके खिलाफ इन्होंने काम किया था। तात्या टोपे और नाना साहब कानपुर से 1857 का नेतृत्व किया था विद्रोह का, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे भी अवध के नवाब वाजिद शाह अली की पत्नी थी, ठीक है।
1857 में उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध नेतृत्व किया। लखनऊ में उन्होंने स्वतंत्र शासन की घोषणा की। उनके पुत्र ब्रिजेश कादर को राजा घोषित किया गया और उन्होंने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, पर बाद में कहाँ चली गई? नेपाल में चली गई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा है फ्रेंड्स, 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी में इन्होंने करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन यानी बी। ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो यहाँ कब हुआ था? तो 1920 से 22 तक चला था। खिलाफत आंदोलन 1919 में चला था और नमक आंदोलन 1930 में चला था। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी है, भारत छोड़ो आंदोलन। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट जान लीजिए। जैसे 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे अधिवेशन में गांधी जी ने यह नारा दिया था। उन्होंने कहा करो या मरो, डू और डाई, यानी गांधी जी भी अब थक चुके थे, अंग्रेजों को भगाने के लिए अब पूरा प्रयत्न में जुट चुके थे। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और यह स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम निर्णायक मोड़ साबित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा फ्रेंड्स लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में दिया था। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और तब इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। जैसे यह नारा 1916 में दिया गया, तिलक ने इसे स्वतंत्रता का जन्मसिद्ध अधिकार बताया। वे चरमपंथी राष्ट्रवादी नेता थे, यानी गरम दल के नेता थे। उन्होंने केसरी और मराठा नामक पत्र निकाले। आपसे पूछ सकता है केसरी और मराठा नामक पत्र किसने निकाला? तो बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। तिलक के इस नारे ने युवाओं में देशभक्ति की ज्वाला जलाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय और यूरोपीय मजिस्ट्रेटों को समान दर्जा देने वाला इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है 1878, 1883, 1892 और 1905। तो यह बिल जो है फ्रेंड्स 1883 में पास हुआ था। उस समय रिपन जो थे, रिपन, लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। ठीक है। और उन्हीं के कार्यकाल में यह बिल लाया गया था। क्या होता था कि जो यूरोपीय लोग थे उन पर भारतीय मजिस्ट्रेट न्याय नहीं दे सकते थे, ऐसा नियम पहले था। लेकिन इन्होंने यह बिल लाकर यह बताने की कोशिश की कि अब कोई भी घटना घटे, या यूरोपीय लोग करे या भारतीय करे, सब जितने भी अभियुक्त होंगे यानी दोषी होंगे, उस पर सजा देने का प्रावधान यानी उसको न्याय करने का प्रावधान उसमें भारतीय मजिस्ट्रेट भी उसको कर सकता है। ठीक है। तो 1883 ईस्वी में यह बिल आया था। लॉर्ड रिपन के काल में यह बिल लाया गया था। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है और इन्हीं के काल में 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट आया था और 1881 से ही क्या हुआ, जो जनगणना होता है, नियमित जनगणना 10 वर्षों पे शुरू हो गया था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अभियुक्तों पर अधिकार देना इस बिल का मुख्य काम था। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। अंततः बिल संशोधित रूप में पारित किया गया और इसने भारतीयों में राजनीतिक जागृति को बल दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1773 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, डलहौजी। तो 1773 से 1785 तक फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यकाल रहा और यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट देख लीजिए। जैसे उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, बंगाल में दीवानी व्यवस्था लागू की, पंडितों और मौलवियों की सहायता से न्याय प्रणाली स्थापित की। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन बाद में उनको निर्दोष साबित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की थी? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी ने लाया था। ठीक है। डलहौजी ने यह नीति लाया था और इस नीति के तहत क्या करता था कि मान लो कोई राजा है और इसका अपना कोई संतान नहीं है, तो पहले राजा क्या करते थे कि अपने रिश्तेदारों से कोई बच्चा गोद ले लेते थे और उसको अगला राजा, नेक्स्ट राजा घोषित कर देते थे। ठीक है। लेकिन इस नीति के तहत अब वह राजा नहीं बन सकता, यानी गोद लिया हुआ संतान जिसको दत्तक पुत्र कहा जाता था, यह राजा नहीं बनेगा और उस राज को यह हड़प लिया जाता था डलहौजी के द्वारा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डलहौजी होगा। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो यहाँ 1905 में क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था।
कैनिंग जो था 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय कैनिंग था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कह सकते हैं और प्रथम वायसराय। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात करें तो यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, 1835 ईस्वी में था, 1828 से 1835 ईस्वी तक। लॉटोलॉजी के बारे में कुछ और पॉइंट्स इसको देख लीजिए, जैसे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, अभी ने बात किया कि दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था, बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, और इसमें झांसी, सतारा, नागपुर आदि इस नीति से प्रभावित हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने इसी के विरुद्ध विद्रोह किया था 1857 में। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।